हेलो बच्चों। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पुली पे। पुली बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हम पुली पे क्वेश्चंस देखते हैं, अक्सर कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस पुली का देखते हैं तो आप भयंकर डर जाते हैं, अरे बाप रे पुली आ गया, कैसे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ पुली बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले तो। पुली है क्या, अगर हम बात करें पुली को कहाँ अप्लाई करते हैं, तो पुली को आप वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको फोर्स लगाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो पुली की मदद से फोर्स डिवाइड हो जाता है और आपको तब बहुत मदद मिलती है। खींचना आसान होता है या कुछ फोर्स लगाना आसान हो जाता है क्योंकि फोर्स डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर आप देखें कुएं के अंदर से अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप सीधा खींचे उस रस्सी को और वो धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है, ऊपर पुली में टांग दीजिए और उस रस्सी को पुली के थ्रू पास कराकर फिर खींचिए। फोर्स डिवाइड हो गया, कुछ पुली पे हिस्से पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पुली के इस तरह से डिवाइड होने से आप पे जो फोर्स अब अप्लाई करते हैं वो बहुत ईजी होता है। आप तो एक हाथ से भी खींच सकते हैं, इसको खींचा, लेकिन ऊपर जाने के लिए एक और हाथ की जरूरत तो लगेगी, राइट। लेकिन कंपैरेटिवली आपको ना बहुत ईजी है, मतलब आप एक हाथ से भी चाहे तो खींच कर वो रोटेट कर सके, वो ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस पुली वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आप कभी भी आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी पुली को क्वेश्चन देखेंगे ना तो ढूंढ ढूंढ के करेंगे। इस बुक का पुली के सारे क्वेश्चन कर लिया, उस बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो डेफिनेटली आपके साथ भी यही होने वाला है। पुली के जितने क्वेश्चंस हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। और जो सबसे बेसिक बुक हम लोग जो बोलते हैं कि एससी वर्मा होती है, एससीबी का जो बुक होता है उसमें से सारे पुली का टाइप के क्वेश्चंस आप वही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं जो आपको मैं अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो पुली को स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशन आपको करना पड़ेगा। अज्यूम क्या करना पड़ेगा, रस्सी सेम होता है थ्रू आउट द एंड पोजीशन में। टेंशन जो रस्सी में लगेगा, रस्सी में जो टेंशन लगेगा वो थ्रू आउट सेम होगा, ये पहला अजम्पशन है। मासलेस रस्सी होता है, जब तक कि क्वेश्चन में ना बोल दे कि मास रस्सी में गिवन है तब तक हम मासलेस लेते हैं। तीसरी चीज़ है आपको क्या करना है, मासलेस पुली लेना है। पुली जो होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुली, वो मासलेस लेना है और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। तो कुछ चीज़ें आप अज्यूम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ें को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ ब्लॉक ऑफ ए ऑफ मास 7 kg इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, अ थ्रेड टाइड to it passes over a frictionless pulley and carry a body B of mass 3 kg at the other end। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझिए ना तो यहाँ पे एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पे भी है, बॉडी A एंड बॉडी B। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो निश्चित तौर पे जैसे ही सिस्टम को आप रिलीज करेंगे, जैसे अभी मैंने अभी होल्ड कर रखा है इसको तो नीचे नहीं जा रहा है, जैसे मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे जाने लगेगा। और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा और इस रस्सी में टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगा और एक्सेलरेशन होगा, दो चीज़ है। और इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या है पूरे सिस्टम का और रस्सी में टेंशन क्या है इस बॉडी के साथ और इस बॉडी के साथ। तो आपको पता ही कि रस्सी में टेंशन तो सेम ही होने वाला है क्योंकि रस्सी एक ही है, रस्सी एक तो टेंशन एक, ठीक है ना। ओके तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या है ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि सारा क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल वे में बने तो स्टेप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आइसोलेट कर देना है बॉडी को, बॉडी को वहाँ पे आइसोलेट कर दीजिए। ये रहा बॉडी, आइसोलेट करना है दैट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्या बनाना, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इससे फोर्स कितना लग रहा है ये देखने के लिए, नॉर्मल और mg। मैं m1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एक लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है m1g। इस साइड लग रहा है टेंशन
और इधर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक चीज़ और, टेंशन का डायरेक्शन आपने इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस भी बॉडी को आप देख रहे हैं, जिस भी बॉडी को आप एनालाइज कर रहे हैं, उस बॉडी से हमेशा अवे होगा। दोबारा, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दैट बॉडी होगा। जिस भी बॉडी को आप देख रहे हो, जिस भी बॉडी को आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, उस बॉडी से हमेशा अवे होगा, यानी उस बॉडी से हमेशा दूर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, यहां पे अगर हम इसकी बात करें, बॉडी बी के लिए बात करें, अगर हम बॉडी बी की बात करें तो देखिए बॉडी बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर में रहा टेंशन, नीचे में रहा MBG, ठीक है ना, टेंशन और ये रहा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे दो चीज़ें, बिल्कुल सिंपल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप इसके पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उसके बाद दूसरे पार्ट में आपने यहाँ पे बना दिया, बॉडी ए और बॉडी बी आपने बना दिया। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, सबसे सिंपल है। अच्छा, अब जरा देखिए, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, इधर वाला को जैसे हम छोड़ेंगे, यानी बॉडी बी को जैसे रिलीज करेंगे, वो एकदम से नीचे जाएगा। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो विथ एन एक्सेलरेशन ए होगा और ये विथ एन एक्सेलरेशन ए होगा, दोनों बॉडी का सेम ही होगा एक्सेलरेशन, यस और नो। तो आप मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और ये बॉडी इस साइड जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए। ये वाला बॉडी इस साइड जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है। ये वाला बॉडी नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये बॉडी नीचे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना लेना है, यानी कि FBD बना लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उसका इक्वेशन लिखेंगे और वो यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको यूज करके आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप, आप सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यह आपका कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब हम इस पे फर्स्ट अप्लाई करते हैं, पहले वाले में अप्लाई करते हैं। जरा पहले वाले का आप देखिए सिचुएशन को, तो पहले वाला बॉडी किधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है। तो पहले वाले बॉडी पे एक्चुअली में 3 फोर्स लग रहा है, एक ये वाला, एक MAG और एक और T लग रहा है। दिखा आपको, ध्यान समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करें आप थोड़ा सा। यहाँ पे इस बॉडी ए पे 3 फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल, एक MAG और एक टेंशन। लेकिन ये बॉडी किसकी वजह से आगे जाएगा, T की केवल वजह से आगे जाएगा। बेसिकली अगर आप ध्यान से समझें तो नॉर्मल और MAG जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस है, ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो बॉडी नीचे जा रहा है। मान लीजिए कि बॉडी नीचे जा रहा होता, मान लीजिए कि बॉडी नीचे जा रहा होता तो क्या होता, MAG बड़ा होता, नॉर्मल छोटा होता। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो टेबल पे रखा हुआ है, वो आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है इसका मतलब नॉर्मल और MAG जो है वो बैलेंस है, तभी वो टेबल पे ही है, नहीं तो वो नीचे जाता और नॉर्मल बड़ा होता तो वो ऊपर जाता, ठीक है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वर्टिकल को ये समझिए, ये लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और ये लाइन वर्टिकल। इधर वाला फोर्स जो वर्टिकल वाला फोर्स है उसको वर्टिकल से ही कंपेयर करेंगे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स से ही कंपेयर करेंगे, कभी भी मिक्स मैच मत करना। कई बार क्या होता है, बच्चे ऊपर वाला और साइड वाले को बैलेंस कर देते हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोबारा समझिए, हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल वाले के साथ ही कंपेयर करेंगे और वर्टिकल वाले को वर्टिकल के साथ ही कंपेयर करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ पे केवल एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, क्योंकि फोर्स एक ही लग रहा है, बराबर जिस बॉडी पे एक्सेलरेशन हो रहा होता है या हम जिस बॉडी के एक्सेलरेशन देख रहे के होते हैं उसी बॉडी का मास लेना होता है। तो मास ऑफ MA इंटू A। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशंस, बन गया। दूसरा, इसका इक्वेशन आप जरा सोचें क्या बनेगा।
जरा देखिए इस पे ना दो ही फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ऊपर में T और नीचे में लग रहा है MBG, ठीक है ना। MBG ग्रेविटी की वजह से, T रस्सी की वजह से। रस्सी की वजह से ऊपर ही क्यों लगा, क्योंकि बॉडी से टेंशन का डायरेक्शन हमेशा वो अप आउटवर्ड होता है, मतलब अवे होता है उससे, तो अवे मैंने ले लिया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब बॉडी नीचे जा रहा है तो सोचिए इसमें दो फोर्स है, तो नेट फोर्स तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही तो यही है कि नेट फोर्स लिखना होता है अपने को। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा है, कैसे पता लगाएंगे, वैल्यू तो दे नहीं रखी है, लेकिन एक चीज़ है जिससे पता लगाया जा सकता है। बॉडी सोचिए किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे जा रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, MBG, यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी वाला बड़ा हुआ और टेंशन छोटा हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MBG माइनस T इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नीचे ही हो रहा है, मतलब अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में ही हो रहा है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस पे एक्सेलरेशन होता है उसी का मास लेते हैं, यानी कि MB इंटू A। ये रहा दोनों इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ये पहले कंडीशन में ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि NLM के सारे प्रॉब्लम्स यानी पुली वाले क्वेश्चंस बने तो बिल्कुल आप स्टेप को मिस मत करिएगा, पूरा स्टेप टू स्टेप करिएगा। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है। नहीं, पहले आप प्रयास करिए कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, टाइम अपने आप प्रैक्टिस में कम हो जाएगा। आप सोचो पहली बार में ही सीखते समय स्पीड में बनाएं तो भाई मिस्टेक हो जाएगा, दिक्कत होगा कि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें नोट डाउन करें। अगर आपको वाकई में डर लगता है NLM से तो सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है बस। तो मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए थे, ये वाले भी इरेज कर दिया जाए। सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को रखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। आइए इन दोनों को सॉल्व भी तो करना है। देखिए आप सबसे पहले लिखिए T बराबर ये लिख लीजिए MAA, लिख लिया, और इसको लिखिए MBG माइनस T इज इक्वल टू MB इंटू A। सॉल्व करिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ेंगे तो ये T वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, T वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा। जब T वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा तो आपके पास इजीली बच जाएगा सिर्फ A, जो कि आपको यहाँ पे निकालना है, और उस A को उठाकर आप T में पुट कर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, वो T आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। जितने अननोन उतने इक्वेशन बनने ही चाहिए, पूरी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, जितने अननोन उतने इक्वेशंस बनेंगे। देखिए दो अननोन हैं, दो इक्वेशंस तो बने ही हैं। बना क्या, MBG बराबर MB प्लस MA इंटू में A, ठीक है ना। तो MB कितना था, देखिए यहाँ पे 7 ही था, हाँ जी। MB कितना था, MB 3 था, MB 3 था, 3 G, MA कितना 7 और ये कितना 10, तो ये 10 इंटू A था। यहाँ पे G की वैल्यू क्या लेंगे, G की वैल्यू यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे छोटा सा, तो आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ A इज इक्वल टू, आई गेस कि यहाँ पे तक दिख रहा होगा वो, A इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ध्यान से, देखिए ना यहाँ पे ना आपको इस क्वेश्चन में ये मालूम चलेगा, वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना तो ये आपको बताएगा कि पुली कितना हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पुली लगाते क्यों हैं, क्या होता है, तो बेसिकली आपको काम को बहुत आसान कर देता है। बताता हूँ कैसे। देखिए ये यहाँ पे भाई साहब जो हैं वो एक 25 kg के ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस जो जहाँ पे वो खड़े हैं वो सरफेस एक फिक्स अमाउंट तक का ही वेट संभाल सकता है, जो कि है 700 न्यूटन। देखिए यहाँ पे 700 न्यूटन सरफेस जो है वो एक 700 न्यूटन तक ही संभाल सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें, हमें 25 kg तो खींचना भी है, और अगर वो 700 न्यूटन से ज़्यादा आ गया तो टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आपसे आई थिंक यही पूछा हुआ है कि विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग, यानी कि 700 न्यूटन से कम फोर्स लगे ताकि फर्श जो है, जो सरफेस है वो डैमेज भी ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत तेज उठाएगा, बहुत वेट उठाएगा तो निश्चित तौर पे सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, हाँ कि ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, पहले कंडीशन के अंदर में पहले वाला लेते हैं, यानी पहले वाले फिगर को लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी FBD बनाएंगे। क्या है, इस इंसान को मैंने बना दिया भाई साहब, देखिए, ठीक है ये, और उस पे ऐसे ले लेता हूँ, और उस पे जो टेंशन लग रहा था वो था नीचे, ये तो इसके वजह से जो टेंशन लगेगा वो डाउनवर्ड ही होगा, हाँ कि ना। तो ये लगा टेंशन, ठीक है। और ये जो खुद का भी वेट है, इस मैन का खुद का भी तो वेट होगा, यस 50 kg है, तो इसका खुद का वेट भी हो गया 50 kg। और इस बॉडी पे, इस सरफेस पे नॉर्मल भी लग रहा होगा ऊपर, मैंने साइड में बनाया, मतलब नॉर्मल ऊपर ही लगता है, मतलब साइड पर बताया है ऐसे, ठीक है ना भाई। अगर आप खड़े हैं तो नीचे लगेगा mg, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स बैलेंस होगा, T प्लस 5 kg, इसको अगर हम जी में बनाते तो वो बनेगा 500 न्यूटन। समझिए थोड़ा सा ध्यान से फिर से, 50 kg का तो फोर्स लग रहा था, तो वो mg, यानी कि अगर हम फोर्स की बात करें तो वो g भी आएगा, क्योंकि फोर्स में केवल मास नहीं होता, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो mg लगेगा, तो 50 इंटू जी, यानी 500 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, t भी नीचे लग रहा है, और अब नॉर्मल जो होगा t प्लस 500 न्यूटन होगा। तो सवाल ये है कि t कितना है, t उतना ही है जितना इस बॉडी का वेट है, क्योंकि अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखिए ना, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर में रहा T और नीचे में रहा 25 kg, 25 kg इंटू में G, मैं 25G लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, 25G लिख देता हूँ, 25G, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो T क्या होगा, 25 न्यूटन, मतलब 250 न्यूटन, वेयर मैं G को वैल्यू क्या ले रहा हूँ, G की वैल्यू कितना ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, G की वैल्यू कितना ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ। आ रहा है समझ में भाई, नॉर्मल इज इक्वल टू T प्लस 500 न्यूटन। तो क्या यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कि जो 25 है, 25G और T, आप बोल रहे होंगे, आप सोच भी रहे होंगे ये बात को कि सर ये तो ऊपर जा रहा है, ये वाला जो है वो तो ऊपर जा रहा है, और जो 25 है वो तो नीचे जा रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली जब आप बहुत धीरे धीरे लाते हैं ना, तो दैट शुड बी द एक्सेलरेशन जो होगा ना वो नॉर्मल नेग्लिजिबल होगा, मतलब उसमें कोई इंक्रीमेंट वेलोसिटी तो नहीं हो रही है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि भाई कम से कम उसको ऊपर खींचने में जो टेंशन लगेगा वो 25 न्यूटन के आसपास, 25G के आसपास लगेगा, यानी कि 250 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगेगा,
ठीक है, तो टी की वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 250 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन, इट बिकम्स 750 न्यूटन। तो क्या ये एन दो से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एन नॉर्मल फोर्स का है, ये एन न्यूटन का सिंबल है। देखिए, तो क्या इसका मतलब ये वाला तरीका सही है क्या खींचने का? तब तो फोर्स टूट जाएगा, तो ये तरीका तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले एकदम आराम से समझिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत नहीं होने देना है। समझिए, इस बॉडी का सबसे पहले ना, इस आदमी का जो फ्री बॉडी डायग्राम वो पहले बनाया है, नॉर्मल नीचे लगाए वो, उसमें टेंशन, क्योंकि इससे हम फ्री बॉडी ले रहे थे, तो टेंशन इसके लिए किधर होगा? नीचे। मैंने आपको बताया था जिससे आप ले रहे हैं उससे अवे होगा, तो इसके लिए क्या होगा? डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस बॉडी का खुद का भी तो मास है, तो 50 जी नीचे और उसके बाद नॉर्मल ऊपर। तो इतने ही फोर्स के इक्वेशंस पे अगर हम बात करें तो क्या होगा? ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, नीचे में टी भी लग रहा है और 500 न्यूटन यानी 50 केजी वाला न्यूटन भी लग रहा है वो, तो ये लिखा। अब टी की वैल्यू हमें पता लगाना था, तो दूसरा हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से बनाया इस बॉडी से, तो टेंशन ऊपर और mg जो है वो नीचे। तो टेंशन बराबर mg जो होगा वो वैल्यू यानी 250 न्यूटन, 25 × 10 250 न्यूटन। तो टोटल यहाँ पे टी की वैल्यू रख दिया 250 न्यूटन, तो ये क्या बन गया? 750 न्यूटन। तो भाई ये तरीका तो जमीन को तोड़ देगा, सरफेस को तोड़ देगा वो, तो क्योंकि सरफेस हार्ट टू हार्ट कहाँ तक रख सकता है? 700 न्यूटन, उसके बाद तो रख ही नहीं सकता है। तो ये तो तरीका गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिए थोड़ा सा जल्दी से, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पार्ट 2 यानी ये वाला तरीका देखते हैं, इस वाले को सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। आइए देखते हैं इस वाले को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस आदमी का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पार्ट 2 वाले सेगमेंट के अंदर में जो हम लोग पहले कंडीशन में बात कर रहे हैं वो है FBD, ठीक है ना। तो FBD, इस बार मैं थोड़ा सा इंसान को मैंने डॉट मान लिया है, इंसान को थोड़ा डॉट मान लिया है ताकि थोड़ा और क्लियरली आपको विजुलाइज हो सके। ये जो डॉट दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ। ये डॉट है यहाँ पे और ये डॉट इंसान है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ऊपर वाला रहा नॉर्मल, नीचे वाला रहा उसका mg जो कि 50g पे है, जो कि 50g है, ठीक है। और आप मुझे बताइए इस डायग्राम को देखकर कि इस आदमी के लिए टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। दिखा? ध्यान से देखिए, ऐसे खींच रहा है तो अपवर्ड ही होगा, खींच ऐसे रहा है तो इससे तो दूर हुई होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि इस बार ऐसे खींच रहा है, वो ऐसे नहीं खींच रहा है, इस बार वो ऐसे खींच रहा है। ऐसे खींचेगा तब वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड 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 अपवर्ड। तो मैंने टी के डायरेक्शन को अपवर्ड ले लिया है। इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन लिखिए, नॉर्मल प्लस टी इज इक्वल टू 550g। भाई सम ऑफ ऊपर वाला फोर्स बराबर ऑफ नीचे वाला फोर्स। चेक करना है ना कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कि क्या हुआ। नॉर्मल इज इक्वल टू 50g को मैं 500 लिख लूँ माइनस टी। अब टी की वैल्यू वही रहेगी। फिर से इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ऊपर में रहा टी, नीचे में रहा 25 kg, यानी कि अगर हम न्यूटन में बात करें, mg में बात करें तो 250 न्यूटन। तो फिर से वही बात करेंगे, टी बराबर होगा 250 न्यूटन, हाँ कि ना। तो टी की वैल्यू वहां पे पुट करिए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 250 न्यूटन। डायरेक्ट में लिख दूं यहाँ पे ये वैल्यू। चलिए एक स्टेप पूरा कर लेते हैं, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल इज इक्वल टू 500 माइनस 250, इट बिकम्स 250 न्यूटन। यस और नो? समझिए, इसको बहुत ही आसान है, एक बार दोबारा समझते हैं। समझिए, वो जो उस साइड वाले जो आदमी है ना, वो
ऐसे खींच रहा है तो टेंशन अपवर्ड और खुद का ग्रेविटी की वजह से नीचे mg और नॉर्मल ऊपर, यानी नॉर्मल और टेंशन दोनों ऊपर रहा। तो ये मैंने ऐसे बना दिया है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। और नीचे वाला जो हो गया वो 50g हो गया। तो सम ऑफ द फोर्सेस ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, ठीक है ना। चेक करना है ना हमें कि वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसलिए ओके। दूसरी बात इसमें एक तरीका ये भी है कि ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी चल तो रहा नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन खुद का तो जीरो ही है, हाँ कि ना। अब इस बॉडी पे देखते हैं, ये बॉडी जो है वो 25 kg वाला वो तो ऊपर जा रहा है, तो हम लिखना चाहिए, हमें इक्वेशन ऐसे लिखना चाहिए T माइनस 250 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि वो बहुत स्लो लेकर आ रहा है, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही जीरो, बहुत ही कम है, होगा ही नहीं। तो T की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 250 न्यूटन, इसलिए वो आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैंने T की वैल्यू यहाँ पे पुट करा और नॉर्मल यहाँ से निकाला 250 न्यूटन। तो सोचिए कौन सा तरीके से ये सरफेस टूटे भी नहीं और ऑब्जेक्ट ऊपर भी आ जाए, कौन सा तरीका होगा, सेकेंड केस वाला। सेकेंड केस वाले को आप कर सकते हैं, दैट इज आवर आंसर।